तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें ज्योग्राफी कहते किसे, लेकिन उसके पहले हमारी कुछ बातें आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग में आते हैं और या फिर स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, कोचिंग में आते हैं यहाँ पर, तो वो लोग पूछते हैं ज्योग्राफी कहते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग को बस इतना ही पता है कि ज्योग्राफी का मतलब भूगोल होता है, उसका डिफिनेशन बता दिया गया है, बस उतना पता रहता है। लेकिन असली डिफिनेशन उन सबको नहीं पता रहता है कि ज्योग्राफी कहते हैं, आई मीन भूगोल कहते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भूगोल कहते हैं। तो शुरू करते हैं, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर वीडियो में कमी नज़र आ रही है तो कमेंट में करिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास अवश्य। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं भूगोल कहते हैं। तो बच्चों या फिर दोस्तों, आप हमारे दोस्त भी हैं, आप जो भी हमें समझना, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि का मतलब होता है, भूगोल का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटना, मतलब हम यह समझ लें कि पर्वत पठार जो भी नदियाँ झील वगैरह हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, तो उसके अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। बात समझ में आई ना। देखिए भूगोल का मतलब ही होता है कि भूभौतिकी घटना ना, भूभौतिकी घटनाओं का मतलब होता है, भूगोल का डिफिनेशन ऐसे आप समझ सकते हैं कि भूभौतिकी घटनाओं के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, और भौतिकी का मतलब होता है जो सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो भूभौतिकी घटना यानी पृथ्वी पर होने वाली वो सारी घटनाएं जो हमें दिखाई देती है उनको हम भूगोल कहते हैं ना, का मतलब उसी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी तब भूगोल कहते किसे। भूगोल का मतलब तो आप लोग जान चुके हैं, भूगोल का डिफिनेशन जान चुके हैं, बस सिंपल सा इतना सा याद कर लीजिएगा, पर होने वाली सभी घटनाएं, मतलब कैसे पर्वत बन रहा है, कैसे पठार बन रहा है, कैसे नदियां बनी है, कैसे झील बने हैं, ये सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें बस इतना सा आप याद कर लीजिए, पृथ्वी पर होने वाली समस्त घटनाओं के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। अब हम लोग भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह में आते हैं, तो बस उनको थोड़ा सा पता है, डिफिनीशन वगैरह लिखवा दिया जाता है तो वगैरह में, तो बस वो उतना ही जानते हैं, अच्छा भूगोल का डिफिनीशन ये है, भूगोल इसको कहते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमें पृथ्वी के बारे में सारी चीज़ें जाननी पड़ती है, वो सब उनको पता रहता है। तो आज हम लोग इस क्लास में, जियोग्राफी के क्लास में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल के बारे में। तो आप लोग इधर ध्यान से देखिए कि भूगोल का डिफिनीशन आप लोग को पता हो गया। आज हम लोग पृथ्वी के संरचना को पढ़ेंगे, यानी जो ग्लोब होता है, ग्लोब कहते किसे हैं, समरूप को ही ग्लोब कहा जाता है। जो ग्लोब है आप लोग इधर देख लीजिए, ये जो ग्लोब है ना, ये जो ग्लोब है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में, कि आखिर ये ग्लोब पर जो रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं, क्या रेखाएं खींची गई होती है या फिर रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग पहले यहाँ पर पृथ्वी की संरचना को पढ़ लेते हैं। देखिए ये हमारा समझ लीजिए ग्लोब है। जैसे अब वास्तव में पृथ्वी को ला करके तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन ग्लोब के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, ये हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है इसलिए हम टेढ़ा बनाए हैं, थोड़ी सी हमारी झुकी है इसलिए हम पृथ्वी थोड़ा सा टेढ़ा बनाए ना। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं है ना हमारी जैसे ये आप ग्लोब देख रहे हैं, तो ये हमारी पृथ्वी का ही समरूप है, तो ग्लोब कहते हैं। तो ये ग्लोब पर ना बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा का मतलब जो रेखा वास्तव में नहीं खींचा गया हो, मतलब जैसे हम लोग किसी से कुदाल वगैरह से रेखा खींच दे तो ऐसी रेखा नहीं है, रेखा काल्पनिक है, बस मानी गई है। काल्पनिक का मतलब होता है जिसको बस माना गया है, उसको वास्तव में खींचा नहीं गया है। पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जिसको केवल माना गया है, इसलिए उसको काल्पनिक रेखा कहते हैं।
तो आज हम लोग उन्हीं सारी रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी रेखा है और उन रेखाओं का क्या क्या महत्व है ना। तो बहुत सारी वैसे रेखाएं तो है, लेकिन उन रेखाओं में 3 महत्वपूर्ण रेखा होती है, जिसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 3 महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है। बाकी और भी सारी रेखाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुख्य रेखा 3 है। तो हम उन तीनों रेखाओं के बारे में यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि सबसे पहली रेखा यहाँ पर होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सबसे पहली रेखा ये है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि मतलब पृथ्वी को देखिए, ऊपर आधा भाग हो गया, आधा इधर, लगभग दोनों समान रहता है, आधे आधे भाग में दोनों को बांटती है ये रेखा। ये 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। मतलब इस रेखा को जहां पर खींचा गया इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब इसके ऊपर एक रेखा होता है। आप देखिए, एक रेखा यहां पर होती है और एक रेखा यहां पर ना। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने तो बता दिया कि ये रेखा 0 डिग्री पर होती है, तो अब इसके ऊपर वाली रेखा का भी कुछ मान होगा, ये कितने डिग्री पर है। तो उसको आप लोग देख लीजिए कि ये रेखाएं जो होती है वो 23.5 डिग्री पर है और ये रेखा भी 23.5 डिग्री पर होता है। अभी हम बताएंगे कि ये 23.5 डिग्री पर है, मतलब उसके आगे पीछे क्या होती हैं, कुछ रेखाएं होती हैं कि, ये सारी चीजें अभी हम बताएंगे। बस अभी इतना देखिए, ये जो रेखा होती है, ये पहली रेखा जो है ये 0 डिग्री पर है, और दूसरी रेखा जो है ये ऊपर और नीचे वाली, इसका भी नाम हम बता देते हैं। पहले इनका नाम हम बताते हैं, बीच वाली रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता देते हैं कि देखिए, इस बीच वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 0 डिग्री पर होने के कारण इसको हम 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं। तो आप इसको 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं, हालांकि हम 2 ही नाम लिखे हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। आप इसको 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, का नाम है मकर रेखा। मकर संक्रांति आने वाली है ना, ये आप लोग मकर रेखा को ध्यान में रखिए, क्योंकि मकर रेखा के बारे में आगे हम कुछ नई नई चीजें बताएंगे, तो आप लोग उसको जानते रहिए। बस याद रखिएगा कि हम मकर रेखा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है, ये आप इसको याद रखिए। अब देखिए, अब ऊपर की जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा होगी। बात समझ में ना। तो 0 डिग्री पर जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री के ऊपर जो रेखा है 23.5 डिग्री पर, उसको कर्क रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री के जो नीचे रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, ये भी 23.5 डिग्री। अब हम लोग ये जानेंगे कि अच्छा मैम आपने तो बताया कि बहुत सारी रेखाएं होती है पृथ्वी पर, लेकिन आपने 3 मुख्य रेखाएं क्यों बताई, और सारी रेखाओं का नाम बताइए। तो अभी हम लोग और सारी रेखाओं का नाम भी जान लेंगे। देखिए, अब ये तो हो गया, अगर आप इसको काट मारना चाहते हैं तो मार लेंगे, ये रेखा हो गई है। अब हम लोग और सारी रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि और सारी कौन कौन सी रेखाएं होती। देखिए, 23.5 डिग्री पर आपने यहाँ देखा, इसका मतलब ये नहीं केवल 23.5 डिग्री है, इसके नीचे भी और भी डिग्रियां हैं, और भी रेखाएं हैं, और इसके ऊपर भी और डिग्री है और रेखा है। लेकिन उसके पहले एक चीज आप और जान लीजिए कि पृथ्वी के ऊपर मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, यहाँ पर भी एक बिंदु बनाया है ना, ऊपर भी बनाया है, ऊपर भी बनाया है, नीचे भी बनाया है। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर एक मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ध्रुव ना, तो हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव तो हम दोनों को कहते हैं,
ध्रुव तो हम दोनों को कहते हैं, लेकिन अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव। के लिए आप लोगों को सबसे पहले मैप के बारे में जानना पड़ेगा कि मैप आप लोग सोचेंगे कि हमारे तरफ तो उत्तर इधर होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, फिर ये मैम ऐसे क्यों कह रही है कि ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी हम लोग मैप का अध्ययन करते हैं तो मैप में ऐसे होता है, मैप में ऐसे होता है, मतलब ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए मैप में तो हम लोग जब मैप का अध्ययन करेंगे तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। तो जब मैप में ऐसे है तो हम लोग का पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी में भी तो ऐसे ही होगा ना। तो देखिए ग्लोब का अध्ययन कर रहे हैं, अब देखिए ग्लोब में भी ऊपर अगर है तो ऊपर मैंने बताया उत्तर, तो इसका मतलब ऊपर भी ध्रुव है नीचे भी ध्रुव। तो ऊपर वाले ध्रुव को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और नीचे वाले ध्रुव को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। अब इतना आप लोग जान गए होंगे कि अच्छा ये ऊपर यहाँ पर होता है, ये तो होता है ऊपर और नीचे दो पॉइंट होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। और तीन मुख्य रेखाएं होती हैं, एक विषुवत रेखा होता है यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, दोनों रेखाएं होती है होता है। और उसके ऊपर 23.5 पर एक रेखा होता है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और उसके नीचे 0 डिग्री के नीचे एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। बात समझ में आई ना। अब हम इसके बीच वाली रेखाओं के बारे में जानते हैं। मुख्य रेखा को तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा का मानी गई रेखाएं, तो ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं, उन सबके बारे में हमको पढ़ना है। तीनों के बारे में अगर आपने जान लिया है तो अब हम उसके बारे में पढ़ें। अब हम लोग और सारी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने आपने यहाँ पर एक जो दो बराबर भागों में, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा थी, इसको आपने 0 डिग्री रेखा बोला था, तो विषुवत रेखा बोला था। अब देखिए विषुवत रेखा समान ही बहुत सारी अन्य रेखाएं ना, विषुवत रेखा के समान ही बहुत सारी अन्य रेखाएं होती हैं जिनको एक एक डिग्री पर रखा जाता है। देख लीजिए, इधर ध्यान से देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री रेखा हो गई, ये 0 डिग्री रेखा है। अब देखिए एक रेखा होगी, एक रेखा यहाँ होगी, ऐसे से बहुत सारी रेखाएं। यहाँ पर पोल है भाई, ऊपर भी रेखाएं होंगी, नीचे भी रेखाएं, यानी 0 डिग्री पर भी बहुत सारी रेखाएं हैं, 0 डिग्री के नीचे भी बहुत सारी रेखाएं, पर भी ध्रुव है। अब हम यह समझेंगे जो 0 डिग्री रेखा है, यानी हमने पृथ्वी को जब दो बराबर भागों में बांटा है, तो उसका दो बराबर भागों में बांटा है, तो जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको जब 0 डिग्री कहा है मैंने, तो अब उसके ऊपर जो रेखा होगी उसको तो एक नाम देंगे, क्योंकि 0 से शुरुआत हुआ है, तब यहाँ 1 होगा, 1 डिग्री। एक मिनट पेन चेंज कर ले। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4, 5, 6, 7। अब देखिए ऐसे ऐसे हमने डिग्रियों का नाम दे दिया है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 ना। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बस 7 ही डिग्री ऐसे रेखा होता है, वो बस मैंने आपको समझ के बनाया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती है, क्योंकि मैंने 23.5 डिग्री वाली रेखा यहीं पर खींचा था। इसका
इसका मतलब 7 जो डिग्री है वो और नीचे ही होगा। ये बस मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। बहुत सारी 90 डिग्री तक रेखाएं होती हैं, यहाँ पर हम 90 डिग्री मानते हैं, यहाँ ध्रुवों पर हम 90 डिग्री मानते हैं। इसका मतलब बहुत सारी रेखाएं और नीचे, बस मैंने आपको समझने के लिए ऐसे बनाया है। अब देखिए, ऊपर 90 डिग्री है, नीचे भी 90 डिग्री तक आता है, यानी 0 यहाँ लिए हैं तो यहाँ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ऐसे रेखाएं आती हैं। अब आप केवल ये मत समझिएगा कि बस 7 ही रेखाएं होती है, 7 ही डिग्री है, बहुत सारी रेखाएं होती है, 90 डिग्री तक आता है पूरा। बस हम ये आपको समझने के लिए बताए हैं, इसको बस ध्यान में रखिएगा आप लोग। बस उदाहरण, अब देखिए कितनी रेखाएं होती हैं। अब हम इन रेखाओं का नाम क्या रखेंगे? आपने तो पहले देख लिया था कि ये 0 डिग्री का नाम, मैम आपने तो बताया था 0 डिग्री का नाम क्या होता है, क्या विषुवत रेखा होता है या फिर लेकिन ये जो इतनी सारी रेखाएं आपने बताया, इसका क्या नाम होगा? ये आपके दिमाग में बात आ रही होगी। जब आपने तीनों रेखाओं का, तीनों मुख्य रेखाओं का नाम जाना है, तो मतलब आपने बताया तीनों रेखाओं का नाम, तो अब इनका भी नाम बता दीजिए। तो इधर सुनिए आप लोग, ये जो सारी रेखाएं होती हैं, मतलब ये यहाँ ये सारी रेखाएं, ये सारी रेखाएं जो होती हैं, इनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इनको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। इसमें इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। आप इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लेटीट्यूड जान लीजिएगा। इंग्लिश में इसको लेटीट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं। और अभी बस इसको अक्षांश जानिए, अभी हम एक और लाइन के बारे में बताएंगे। देखिए, इसको भी अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको भी। मैंने ये जो पिंक कलर में जितनी लाइनें खींची हैं, सबको अक्षांश रेखा ही बोलते हैं। बस अंतर दोनों में ये आएगा कि ये मैंने बताया ऐसे, ये जो बीच वाली 0 डिग्री रेखा है, तो मैंने बताया कि जब भी हम मैप का अध्ययन करते हैं तो ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, और इधर पूर्व रहेगा, इधर पश्चिम रहेगा। तो जब ये ऊपर है तो यानी उत्तरी अक्षांश होगा, और जब ये नीचे है तो दक्षिणी अक्षांश इसको हम बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम इसको लिख देते हैं, अब आप समझ। उत्तरी अक्षांश, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांश। अक्षांश तो दोनों है, अक्षांश तो ऊपर वाला भी है, ऊपर वाली भी लाइन अक्षांश है, नीचे वाली लाइन भी अक्षांश है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ऊपर वाला उत्तर में है, इसलिए उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और नीचे वाला दक्षिण में, इसलिए वो दक्षिणी अक्षांश ना। और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको आप जानते रहिए, बहुत काम आने वाला है। हर जगह आपको ये मिलेगा विषुवत रेखा ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो इसका बहुत काम आएगा, विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा, तो आप हमेशा याद रखेंगे। और ये जो मैंने ढेर सारी ऐसी ऐसी लाइनें खींची, ऐसी ऐसी जो लाइनें मैंने खींची, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश आप कहिएगा, बस उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में है तो दक्षिणी। मैंने यहाँ पर बताया था, अगर ऐसे आप देखेंगे, पर उत्तर रहता है, दक्षिण रहता है, इधर रहेगा, इधर ना। अगर इतना आप लोगों को इतना आप लोगों को पता हो गया हो, तो अब हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे जान लेते हैं कि आगे क्या है। देखिए, अब हम उसी मैप को फिर से एक बार और बनाएंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा बार बार मैं उसी मैप को बना रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए बार बार उसी मैप को बना। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी लाइनें होती है, तो 3 मेन लाइन को आपने देखा था ना, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बन पाए, और बना दे। आपने 3 लाइनों को देखा है, मुख्य लाइनों को, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो अब अक्षांश को भी आपने जान लिया। अब देखिए, फिर से एक बार वही लाइन में खींच, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा है। अब देखिए,
यहाँ पर आपने पोल को देखा है, पोल इसका मतलब ध्रुव। अब मैंने ये आप लोगों को बताया है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर में रहेगा उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण में रहेगा उसको दक्षिणी। साउथ पोल लिख देते, साउथ पोल यानी दक्षिणी। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। बात समझ में आई ना। पोल तो दोनों है, ध्रुव तो दोनों है, लेकिन जो ऊपर रहेगा यानी उत्तर में रहेगा उसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण में रहेगा उसको दक्षिणी ध्रुव। जैसे आपने अक्षांश के बारे में देखा, उत्तर में जो अक्षांश रहेगा उसको उत्तरी अक्षांश, नीचे जो दक्षिण में जो अक्षांश रहेगा उसको दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि आप लोग बस इतना जानते रहिए, मैप का अध्ययन हम ऐसे ही करते हैं, ऊपर उत्तर रहेगा, हमारे अनुसार नहीं चलेगा वहां पर कि जैसे हम लोग कहते हैं अच्छा हमारे यहाँ इधर पूरब है, उधर पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ऐसे मैप में नहीं देखा जाता है। मैप का अध्ययन करते टाइम हमें ग्लोब का भी अध्ययन करेंगे फिर भी, या फिर मैप का अध्ययन करेंगे फिर भी हमें इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पश्चिम। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए सारी देशांतर रेखाएं हैं। अभी आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए, अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, डिटेल्स में सारी चीजों। देखिए मैंने, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तरबूज बना दिया है, तो तरबूज नहीं है, ये हमारा ग्लोब है ना। ग्लोब पे बहुत सारी रेखाएं, आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा है कि अक्षांश रेखाएं ढेर सारी रेखाएं थी ना, तो उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी ढेर सारी हैं। लेकिन जो मैंने 3 रेखाओं को बताया था वो केवल 3 ही रेखा है, वो ढेर सारी नहीं है। कर्क रेखा एक ही है, मकर रेखा भी एक ही है, मध्य रेखा भी एक ही है। लेकिन ये सारी जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं की मैं चर्चा कर रही हूँ, ये सारी ढेर सारी रेखाएं होती हैं। लेकिन ये मान लीजिएगा, इतना बस ध्यान रखिएगा कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है, खींची हुई रेखाएं नहीं होती है, काल्पनिक रेखा होती है। तो हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर, अभी हम आगे चल के ये भी बताएंगे कि इसको देशांतर क्यों बोलते हैं, तो देशांतर रेखा क्यों बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन ना, ये सारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इसको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग सोचेंगे कि मैम ये भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं। अभी हमने जब अक्षांश रेखा को पढ़ते टाइम देखा था, तो हमने देखा था जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब 1-1 डिग्री पर होती हैं। उसी प्रकार जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं ये सारी भी 1-1 डिग्री पर होती है। जैसे ये बीच वाली रेखा है ना, ये बीच वाली रेखा है, तो अब ये 0 डिग्री पर हम लोग मान लेते हैं बीच वाली रेखा को ना। यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसको देखिए आप लोग, ये बीच वाली रेखा है, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे ऐसे बहुत सारी डिग्री वाली रेखाएं हैं। बात समझ में आई ना। तो जैसे आपने अक्षांश रेखा में देखा था कि 1 डिग्री पर एक रेखा है, दूसरे डिग्री पर दूसरी रेखा, 3 डिग्री पर तीसरी रेखा है, 4 डिग्री पर चौथी रेखा है, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं ना। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि देशांतर रेखाएं भी 1-1 डिग्री पर होती हैं। देखिए अब आपने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे से मतलब 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये सारी रेखाएं होती है, तो आप लोग जानते रहिए। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा ना, इतनी मतलब जितनी भी अगर मन में डाउट रहा होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा हमारी पृथ्वी पर कितनी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर अभी हम देखिए, अभी तो इतनी सारी लाइनों के बारे में चर्चा कर दी है, बस इतना आप जानते रहिए कि आपको बहुत काम आने वाला है। कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कितनी रेखाएं होती हैं, कितने डिग्री पर रेखाएं होती हैं,
ये आप जानते रहिए। अगर आपको इसमें से भी डाउट लगे, कोई भी चीज़ डाउट में हो आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये चीज़ आप बता दीजिए, आप या फिर से आप समझा दीजिए, तो अगली क्लास में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। आप बस कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ हम, फिर आपको सारी चीज़ें ऐसे समझ आप पूछ सकते। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर, लाइक किए भी करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए ना कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं ना। अब देखिए, ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। देखिए, आप इसमें अच्छा कोई अंतर तो देख रहे होंगे। देखिए, हम यहाँ पर 2 मैप बनाते हैं डिग्री। अब देखिए, अच्छा सॉरी दोस्तों, हम थोड़ा सा ना ये मैप को मैंने टाइम ध्यान नहीं दिया। मैं आपको हर समय ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि ये जो पृथ्वी होता है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है ना। ये भी थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए मैं थोड़ा पहली बार मैंने सही बनाया था, लेकिन इस बार से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो फिर से हम इसको बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं ताकि झुका हुआ लगे हमारा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे भाई, नहीं तो पता कैसे चलेगा ये हमारी पृथ्वी। हाँ, ऐसे सही ना। ये भी गोला हो गया है क्या, ये थोड़ा सा सही। अब देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ऐसे गोला हो जा रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा आप लोग जाएंगे हर चीज़। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा, यानी जिसको हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा है। अब जिस प्रकार हमने ढेर सारे देशांतर रेखाओं को बनाया है, उसी प्रकार हम लोग ढेर सारे अक्षांश रेखा को भी बनाएंगे। अब क्योंकि अक्षांश रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, अक्षांश रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, कितने पर होती है, उनके बारे में आप इसके पहले वाले पॉइंट में जान चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर से हम उसी का मैप बना देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ढेर सारी अक्षांश रेखाओं को फिर से हम बना देते हैं, क्योंकि आपको इस अंतर मुझे समझा। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर बताना, इसलिए बनाना पड़ रहा है इसको। ये तो हमारा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव है। अब देखिए, ये अक्षांश रेखा है, तो दक्षिणी अक्षांश लिख रहे भाई, वरना आप लोग बार बार। और इसको ये उत्तर में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और दक्षिण का तो दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, ये अक्षांश है और ये देशांतर। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर क्या होता है। ऊपर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं में अंतर। ऊपर हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं देशांतर और अक्षांश। जब अंतर बताने जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझ पाएंगे क्या मैम। देशांतर और अक्षांश रेखा में अंतर।
अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे देशांतर और अक्षांश रेखा में अंतर। आपको मतलब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा ये सारी चीज़ें अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग जान भी चुके होंगे। अब हम इनके बीच के अंतर को जानने का प्रयास करेंगे, अंतर क्या होता है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो देशांतर रेखाओं को आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए देशांतर रेखा में इतनी दूरी है ना, बीच में आप इतनी दूरी देख रहे होंगे। रुकिए पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तब आपको दिखाई देगा अच्छे से। यहाँ पर आप इतनी दूरी देख रहे होंगे। आप बताइए जितनी दूरी आप विषुवत रेखा पर देख रहे हैं देशांतर रेखाओं के बीच में, क्या उतनी दूरी यहाँ पर भी बची है? यहाँ पर तो सारी रेखाएं ऐसे से सट गई हैं ना, सारी रेखाएं पास में आ गई हैं। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि मैम ध्रुव से नीचे की तरफ आते हुए, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आते हुए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है ना। आप यह कह सकते हैं कि ध्रुवों से, यानी उत्तरी ध्रुव से आए चाहे दक्षिणी ध्रुव से आए, ध्रुवों से विषुवत रेखाओं की तरफ बढ़ते हुए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है और ध्रुवों की तरफ जाते हुए उनके देशांतर रेखाओं के बीच दूरी घटती है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आप ध्रुव है, ध्रुव में तो ऐसे ऐसे सारी रेखाएं एक ही में सट गई हैं, ऐसे ऐसे ना सारी रेखाएं देखिए यहाँ पर आ गई हैं। तो क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये ध्रुवों पर जा रही है, ऐसे ऐसे सारी रेखाएं ऐसे ऐसे मिल जा रही है, इनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, देखिए ध्रुव से ऐसे से दूर आ रही रेखा की तरफ ना, तो देखिए इनके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई, इतनी दूरी बढ़ गई है। का मतलब ध्रुवों से, चाहे इस ध्रुव से आए चाहे इस ध्रुव से आए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आते हुए देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती है ना। आप यहाँ पर इसका ये अंतर देख ली, लेकिन आप वही अंतर इसमें बताइए, क्या इसमें भी ऐसा है कि इधर से रेखाएं जब इधर आ रही हैं ऐसे ऐसे ना, तो क्या यहाँ पर इसके बीच की दूरी बढ़ रही है कि घट रही है? तो आप इसमें देखेंगे ना तो इसके बीच की दूरी बढ़ रही है और ना तो इसके बीच की दूरी घट रही है ना, क्योंकि अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर रेखाएं होती है, ये एक दूसरे के समान होती है, ना तो इसके बीच बढ़ती है और ना तो इसके बीच घटती है। ये हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं बस इतना ही अंतर देखेंगे कि देशांतर रेखा जो होती है ध्रुवों की तरफ इसकी दूरी घटती है, जबकि अक्षांश रेखा जो होती है ध्रुवों की तरफ चलने पर इसकी दूरी नहीं घटती है, इसकी दूरी हमेशा समान रहती है। एक रेखा जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर यह भी रहेगा। देखिए इसके बीच की दूरी में इतना अंतर है, इतना यहाँ भी है, इतना यहाँ भी है। इन दोनों में दूरी घटता और बढ़ता नहीं है, जबकि देशांतर रेखाओं में दूरी घटती और बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम अपना क्लास यहीं पर बंद करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी कमी अगर आपको नज़र आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, हम अगली बार से सुधारने का प्रयास अवश्य करें।